नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से प्रदेश में एसआईआर अभियान को लेकर कई शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप यह भी है कि उत्तराखंड में जारी एसआईआर अभियान के दौरान मतदाता सूची से संदेहास्पद तरीके से नाम हटाने सहित कई अनियमितताएं हुई है। एसआईआर और ऐसी तमाम दिक्कतों के चलते अब विरोध बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में एआईसीसी प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में याचिका दायर की है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। और आखिरकार ये राजनीतिक बहस एसआईआर से कैसे शुरू हुई और एसआईआर में आखिरकार कांग्रेस की क्या वो प्रमुख सवाल हैं, कहां अनियमितता पाई जा रही है, इस पर आज खुलकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। एसआईआर की जो कार्रवाई हो रही है, इसको क्या पहले नहीं किया जाना चाहिए था? जब जब किसी राज्य में चुनाव आते हैं तब आप उस राज्य को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। और जिस तरीके से इस वक्त सामने दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति 6-6 हज़ार, 6,500 हज़ार लोगों के नाम की आपत्ति दे रहा है, तो पहली बात तो ये है कि उस एक व्यक्ति को इतने सारे नामों के खिलाफ आपत्ति देने की क्या ज़रूरत पड़ी? उसे कैसे पता कि उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने चाहिए? हमें अपने अड़ोस पड़ोस में कितने लोगों का पता होता है, यानी कि सोच समझ के टारगेट करके किया जा रहा है। दूसरी चीज़, एक जगह पर जैसे मंगलौर में भी हुआ कि 150 आपत्तियाँ जो आई, और जब कंप्लेनेंट और जिसके खिलाफ आपत्ति आई उन्हें बुलाया गया, तो जिसके खिलाफ आपत्ति हुई वो तो आ गया, लेकिन जिसने आपत्ति की वो नहीं आया। तो इसका मतलब है कि अब वो छुपता छुपाता फिर रहा है। और चुनाव आयोग जिस तरीके से कह रहा है कि नहीं, केस नहीं बनता। अरे तुम किसी को बदनाम कर दो, उसका नाम लिस्ट में डाल दो और फिर कहो कि जी हम इसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते क्योंकि केस नहीं बनता। तो भाई ये पूरी प्रक्रिया क्या है? लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए। और आप देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी के विधायक जहाँ जहाँ से चुन के आए हैं, वहाँ से अधिकतर जगहों पर ये दिख रहा है कि जिस जीत के मार्जिन से वो जीत के आए हैं, उसी से थोड़ा ज़्यादा नाम काटा जा रहा है। तो क्या ये सोच समझ के किया जा रहा है? देखिए, ये एसआईआर पूरे देश के अंदर एक साल जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत होता है। और कोई देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस वालों को ऐसा लग रहा है कि पहली बार एसआईआर हो रहा है। एसआईआर हमेशा होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो एसआईआर की प्रक्रिया है, वोटर लिस्टों का शुद्धिकरण, वो शुद्धिकरण बिल्कुल फेयर तरीके से हो रहा है। उसमें चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर काम हो रहा है। अब फेक वोट अगर काटे जा रहे हैं, संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है, या जो लोग उन स्थानों पर नहीं रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर उनको परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं दूध में काला है, कहीं ना कहीं उनकी परेशानी का कोई कारण है। कोई जायज कारण होगा तो चुनाव आयोग उसका समाधान करेगा। देखिए, एसआईआर पर कांग्रेस का हंगामा भी जारी है। बीजेपी का पलटवार साफ देखने को मिला और आपने सुना किस तरीके से प्रतिक्रियाएं एक दूसरे पर की जा रही हैं। लेकिन मतदाता सूची से अगर बिन नोटिस के नाम काटे जा रहे हैं और उसके बाद भी उनको उस वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। और इस पर आज हम खास डिबेट करने वाले हैं। सीधे रुक करते हैं आज के हमारे खास पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता संजीव वर्मा हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। अभिषेक भंडारी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक रावत यूकेटी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संजीव जी आपसे। देखिए, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं इस वक्त सरकार पर, एसआईआर में धांधली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से एक तरफ क्लीन चिट मिल रखी है कि एसआईआर प्रक्रिया एकदम सही है, लेकिन उसके बाद भी सरकार सत्ता में बैठी है और सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि पूरा इलेक्शन कमीशन कंट्रोल में रखा हुआ है। निश्चित, देखिए, जिन लोगों का सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं होता, जो कभी भी कुछ जब अच्छे काम होते हैं उसको होने में उनको तकलीफ होती है, और जो कभी भी देश को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते, उनके पेट में मरोड़ होने लगती है और वो
तरह तरह के एक समाज के अंदर झूठ बोलकर, एक अराजकता का वातावरण बनाकर और एक भ्रम का एक वातावरण बनाकर इस प्रकार की बातें करते हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी का नाम पूरे एक तरह से शीर्ष पर आता है। और ये लोग बार बार, क्योंकि जिनका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी विश्वास नहीं, न्यायपालिका पे विश्वास नहीं, देश के चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, अपनी पुलिस पर विश्वास नहीं, फोर्स पर विश्वास नहीं, किसी पर भी विश्वास नहीं, केवल और केवल एक ही पर विश्वास है, वो है गांधी परिवार। और गांधी परिवार जो देश को, मैं सोचता हूँ, किस गड्ढे में धकेलना चाहता है वो तो वही जाने और वही बता पाएंगे, क्योंकि जिसको विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था भी उन्नत अर्थव्यवस्था 7.8 जीडीपी की दर वाली अर्थव्यवस्था, जिसको गड्ढे वाली अर्थव्यवस्था दिखाई देती हो, जो पूरे विश्व भर में शोर मचाता हुआ घूमता हो कि भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है, भारत पीछे जा रहा है। और वो अभी आप देखें, पिछले 3 दिन पुरानी बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप के द्वारा हमारे जो मुख्य चुनाव आयोग के ज्ञानेश जी, उनके पास अपना अमेरिका का एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया और उन्होंने उनसे इस बात का उल्लेख किया, इस बात के लिए बोला कि जिस प्रकार से SIR भारत में हो रही है, हम अमेरिका में भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर अपने यहाँ भी SIR चलाना चाहते हैं। और अपने यहाँ भी जो नागरिकता की जो एक बहुत बड़ी एक कसौटी पर इस समय अमेरिका में के लिए सामने एक दिक्कत आ रही है, वो उन्होंने कहा कि हम अमेरिका में भी नेशनलिटी के ऊपर, SIR के ऊपर बिल्कुल जो भारत की कॉपी करना चाहते हैं। जो इलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है उसको हम उसी प्रकार से लागू करना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूँ अमेरिका जैसा देश SIR के ऊपर एक तरह से अपनी सहमति की मोहर लगा रहा है। और पूरा विश्व हमारी SIR को की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। केवल और केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जो एक जिन्होंने अभी पिछले 15 अगस्त को वंदे मातरम का विरोध करने वाले ऐसे तमाम जो दिमागी बीमार लोग, उस पर हम बात जैसे दिमागी बीमार लोग जो लगातार SIR का लगातार विरोध कर रहे हैं। अब आप निश्चित जी एक बात बताइए, किसी मृत व्यक्ति का अगर मतदाता सूची से नाम कट रहा है, कोई एब्सकॉन्डिंग का नाम कट रहा है, कोई अनुपस्थित है, मिसिंग है, और कोई संदिग्ध है, कोई घुसपैठिया है, या कोई इस प्रकार के लोग जिनकी तमाम तरीके से जो कागजात हैं पूरी तरह से फर्जी प्रतीत हो रहे हैं, फर्जी पाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों का नाम अगर चुनाव आयोग लिस्ट से काट रहा है तो ये गलत कर रहा है क्या? अगर पारदर्शी प्रक्रिया यहाँ पर लागू हो रही है तो गलत हो रही है क्या? उनके पेट में क्यों दर्द होता है? ठीक है, पूछ लेते हैं पेट में क्यों दर्द हो रहा है, क्यों सवाल उठाए पेट में क्यों दर्द होता है? आप जो सवाल जानना चाह रहे हैं वो ही दे पाएंगे। एक मिनट, एक लाइन। या अभी जो 2027 में यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, अपनी अवश्यंभावी हार को देखते हुए पहले से ही उन्होंने अपना एक हार का बहाना तलाशने का काम आरंभ कर दिया है। पहले वो केवल ऐसे नहीं कहा जा सकता ना, जनता डिसाइड करेगी, डिसाइड आप भी नहीं कर सकते ना। EVM के ऊपर ठीकरा फोड़ते थे, मुझे लगता है इस बार शायद SIR के ऊपर वो ठीकरा फोड़ने वाले हैं। ठीक है, अभी देते हैं अभिषेक जी। यहाँ तो कहा जा रहा है अमेरिका तक SIR जैसे नियम को लागू करना चाहता है कि SIR की प्रक्रिया वहां पर भी हो इलेक्शन से पहले। तो अब आप बताइए कि आखिरकार सवाल क्यों उठ रहे हैं? आपको कहाँ लग रहा है कि SIR में गड़बड़ियां हो रही हैं, कुछ पारदर्शिता की कमी है? क्यों ऐसा लग रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज की तारीफ करता है कि SIR एक ऐसी प्रक्रिया है और ये हमेशा होनी चाहिए इलेक्शन से पहले?
निशी जी, आप इतनी बार डिबेट में बैठते होंगे और चर्चाएं सुनी, तो भाजपा के नेताओं, प्रवक्ताओं या जो भी इनके अधिकृत या अनधिकृत जितने भी लोग हैं, मुद्दे पे कम बात करेंगे। इनको अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, डोनाल्ड ट्रंप, राम मंदिर, कम्युनिज्म, ये चीजें सारी याद आएंगी, मेन मुद्दे कभी याद नहीं आएंगे। आज वस्तु स्थिति क्या है, किस मुद्दे पे चर्चा हो रही है, बाकी इधर उधर की सारी बात तो हो गई। मैं तथाकथित एक बयान की चर्चा करता हूं, शुरुआत इसी से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे और अमेरिका दौरे में थे, आप कभी उनकी बाइट निकालना, जो बोलते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है इस जैसे देश में पैदा हुआ। आप क्या कहेंगे ऐसे दोगले लोगों को? मैं एसआईआर की बात कर रहा हूं, ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी इतनी भूरी भूरी प्रशंसा कर ली। अरे भाई, आप ईवीएम की बात करते हो, ईवीएम को पूरे विश्व ने हमेशा ही एक ऐसा तकनीक है ये ईवीएम कि इसको कभी भी हैक किया जा सकता है। और जो प्रधानमंत्री या जो भाजपा के नेता, आप अपने टाइम पे बोलिए, मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आपका फिर वही गलत बात है। ये जो ईवीएम के लिए हमेशा बोलते थे कि ये ईवीएम हैक हो सकती है, जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी, और आज उसी को गले लगा दिया। मेरे भाई तुम्हारे अब्बा ले गए थे राजीव गांधी, जो भी लेके आए। मैं आपको ये गलत बात है, आप चर्चा में इस तरह से अब्बा ये चीजें बातें करेंगे, ये बहुत अच्छी स्वच्छ डिबेट नहीं है। जनता आपको इस बात से जरूर आपको नकारेगी। अभी और बता रहा हूं आपको, ईवीएम की बात जो कर रहा हूं, तो ईवीएम के लिए पूरे विश्व में जहां जहां ईवीएम शुरू हुई हैं, वहां आज दोबारा बैलेट पेपर पे वोट होते हैं। मेरे भाजपा के विद्वान प्रवक्ता को यह पता होना चाहिए। भूरी भूरी प्रशंसा तो करेंगे ही, जब तलवे चाटेंगे तो भूरी भूरी प्रशंसा भी होगी। किसी बात पे आप अमेरिका का जवाब नहीं देंगे, अमेरिका वहां से बताएगा कि आप निशी जी इनसे बोलिए हिमाचल सरकार से त्याग पत्र दे दो, हिमाचल सरकार से त्याग पत्र दे दो, कर्नाटक सरकार से त्याग पत्र दे दो, तेलंगाना से त्याग पत्र दे दो, केरल से त्याग पत्र दे दो, झारखंड से त्याग पत्र दे दो। मेरे भाई वहां भी तो ईवीएम से जीते हो ना, तो ईवीएम पर जब आपका भरोसा, जब आपका भरोसा नहीं है, जब आपका भरोसा ईवीएम पर नहीं है, जब आपका ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो जितनी स्टेट की सरकारें आपने ईवीएम के माध्यम से आप जीते हैं, उन तमाम स्टेट से आप इस्तीफा दे दो ना। बीच में बोल दूंगा अरे मेरे भाई, जब आपका ईवीएम पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, जहां आप जीते वहाँ ईवीएम सही, जहां आप हारे वहाँ ईवीएम। हम सेलेक्टिव राजनीति नहीं चलेगी, सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगी, नो सेलेक्टिव अप्रोच, नो सेलेक्टिव अप्रोच। अगर ईवीएम खराब है तो सब जगह खराब है, ईवीएम सही है तो सब जगह सही है, बिल्कुल खराब है। तो मेरे भाई कर्नाटका में कैसे, कर्नाटका में क्यों बैठे हो, हिमाचल प्रदेश कैसे बैठे हो, तेलंगाना में कैसे बैठे हो? अरे जवाब लेने दीजिए ना संजीव जी, ऐसे बहसबाजी करते रहिए ना, जवाब मिलेगा। कर्नाटका में हटा दीजिए, हाँ तो तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, हटा दीजिए। जहाँ जहाँ ईवीएम से आप सोच रहे हो ना हम अब आपकी तारीफ करेंगे या अपनी तारीफ करेंगे, हटा दीजिए वहां से ईवीएम, आप बैलेट पे आ जाइए। मैं अपने आपके लिए पॉजिटिव होता है वो सही है, निश्चित इन्होंने मेरा पूरा टाइम दिया, मुझे पूरा टाइम दीजिए। नहीं मैं ऐसा नहीं चलूंगा, ये और गेस्ट भी है, नहीं और गेस्ट, मुझे पूरा टाइम चाहिए। मैं अपने बहुत दूर से आ रखा हूं और चर्चा के लिए पूरा तैयारी के साथ आ रखा हूं, भाजपा की इन अनर्गल बातों के लिए नहीं, जो किसी के अब्बा, किसी की बात, इधर उधर की बातें, ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। नेशनल चैनल पे बात रखिए। नहीं बात नहीं रखी, बात अभी रख रहा हूं। तो अभी तो बोल रही हूँ, आपको बात रखिए आगे। एसआईआर में अभी एक
बात बता रहा हूं SIR में, यहाँ पे विधानसभा वाइज अगर मैं बात करूंगा ना, तो 70 विधानसभा में इन्होंने किस तरह से खेल खेला है। यहीं पे धर्मपुर की विधानसभा 27,000 यहां से इन्होंने चिन्हित कर रखे हैं, और जो हमारे 27 लाख टोटल वोटर यहाँ पे, मिश्रा जी लगभग 80 लाख के आसपास वोटर हैं, तो 27 लाख करीबन 30 से 33% लोगों को इन्होंने चिन्हित किया है। और ये सोच रहे हैं कि चिन्हित करके हम बिना इनका जवाब लिए हुए इनको बाहर कर देंगे। और कोर्ट में अगर हम जा रहे हैं, हम पहले प्रथम दृष्टया किस तरह से हमने जब इनकी गड़बड़ियां पकड़ी, निश्चित जी मैं हमारे BLA 1 BLA 2 जिस तरह से ये भाजपा के भी हैं, हर पार्टी ने रखे होंगे, ठीक है, तो हमारे भी वर्क कर रहे हैं। उन्होंने कई जगह पे इस तरह की खामियां आई। निशी जी जैसे आप बैठे हैं राजस्थान में, आपका नंबर दे दिया कि इन्होंने आपत्ति दर्ज करा दी, अब हम भी पूछेंगे आपत्ति दर्ज किसने कराई, आपका नंबर ले लिया, आपसे बात करी, आपने बोला मैं तो निशी भाटिया हूं, मैं राजस्थान में बैठी हूं, मैं यहां से कैसे आपत्ति कर सकती हूं, मुझे उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की बातें क्या शोभनीय है? क्या निर्वाचन आयोग या सरकार इतनी डरी हुई है जो इस तरह के हथकंडे अपना रही है? 27 लाख लोगों को आप वंचित करना चाहते हैं। इससे पहले भी चुनाव में वंचित किया आप लोगों ने। और मैं सबसे ताजा तरीन उदाहरण देता हूं पश्चिम बंगाल का, वहां पे 91 लाख वोटर्स को आपने चिन्हित किया और 500 कुछ लोगों के नाम में ही आपने वार्ता करी, तो 91 लाख में से 500 माइनस हुए कि वो लोग कहां गए। और उसके बाद आपने 4000 EVM मशीनें जला दी और उनकी आज तक FIR तक नहीं हुई। नेशनल चैनल के माध्यम से बोलता हूं, क्या FIR क्यों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने क्यों स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? इन 4000 EVM पे क्यों आग लगी? ऐसे इन्होंने CCTV फुटेज गायब कर देते हैं, जहां भी इनका नाम आता है CCTV डिलीट हो गए। आप राम मंदिर से लेकर सब जगह इन्होंने CCTV फुटेज गायब कर दे। आज मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, SIR का। जब एक मतदाता, एक भारत का आम नागरिक अपना मत लूटते हुए देख रहा है कि मेरा नाम जिस दिन वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा, क्या उसके पास क्या रह गया? क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? आप ठेकेदार हो कोई? आपको अपनी जो धरातल है हिलती हुई नजर आ रही है। भाजपा की चूल्हे हिली हुई हैं, इस प्रदेश से लेकर हर प्रदेश में और देश तक आपकी चूल्हे हिली हुई हैं। आप डरे हुए हैं। आप जिस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ये जनता के सामने उजागर होगा। ठीक है, बिल्कुल जस्टिफाइड पॉइंट है, इस पर हम लोग जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले दीपक रावत जी से भी जान लें, आपको भी SIR से दिक्कत है जैसे कांग्रेस को दिक्कत हो रही है? देखिए, SIR पहली बार तो इस देश में नहीं हो रहा है निशी जी। एक चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव आयोग समय समय पर SIR कराते रहता है। प्रश्न है समय का चुनाव, किस समय SIR कराया जा रहा है और उसके पीछे की नीयत। वेस्ट बंगाल का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, अब उत्तराखंड का चुनाव है, आपने SIR कब चुना और SIR की प्रक्रिया संदिग्ध कब नजर आई? ये वेस्ट बंगाल के चुनाव में, जब जीतने वाला और हारने वाला किसी एक विधानसभा में जब देखा गया कि जो फर्क था उससे ज्यादा लोग डिवाइड हो रखे थे, यानी कि SIR की प्रक्रिया में उन्हें वंचित रखा गया था वोट डालने से, क्योंकि वो समय पर अपना डॉक्यूमेंट जमा नहीं करा पाए। और ये केस चल रहा है अभी भी कोर्ट में। सरकार भले भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल में बन गई हो, ये केस चल रहा है कोर्ट में कि इतने सारे लोगों को विधानसभा में ऐसे कैसे संभव है कि जीत हार का जहां आंकड़ा 5000 हो और उसी विधानसभा में उस पर्टिकुलर में 10,000 लोगों को आपने डिवाइड कर रखा है कि इनकी अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है क्योंकि जांच चल रही है, ये अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए। यदि उन 10,000 लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता तो हो सकता है कि या तो उसके 15,000 होते जीतने वाले के, या वो 5,000 से हार रहा होता। यहां संदिग्ध उत्तर, यानी सुनियोजित तरीके से, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, संक्षिप्त तरीके से विधानसभा में यदि इस प्रकार का प्रश्न उठ रहा है कि क्या ऐसा कहीं सुनियोजित तरीके से तो लोगों को प्रतिबंधित नहीं किया गया वोट डालने से, वहां से ये संदिग्धता, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। निश्चित रूप से SIR की प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह है। अब आप देख लीजिए, अभी आंकड़ा आ रहा है 23 लाख लोगों का। 23 लाख लोगों में से बहुत से डॉक्यूमेंट और जो सवाल पूछे जा रहे हैं बहुत ही, मैं उदाहरण मेरे ही परिवार में हम सबके नोटिस आए हैं
मेरी माताजी का आया है, मेरा आया है, मेरी वाइफ का आया है, बच्चों के नाम पे भी इंक्लूड नहीं है। माताजी का तो नाम का आया है कि माताजी का नाम आया कि मेरी माताजी बिंदी देवी रावत लिखती हैं। जो उनका जो हमारा चुनाव आयोग है उनकी जो लिस्ट है उसमें बिंदी रावत है, तो मैं पूछ रहे कि बिंदी देवी रावत कौन है? भाई हमने तो जाके करवाया नहीं होगा, पहली बार तो मेरी माताजी आई नहीं है। हाँ, हम 40 साल 50 साल में हो चुके हैं, तो ये गलती किसकी है? लेकिन खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, मुझे डॉक्यूमेंट देना पड़ा। अब यही चीज मेरी वाइफ में आया है। जो सवाल पूछा गया कि मेरी वाइफ में मेरे ससुर जी के जन्म को लेकर और मेरे जो वाइफ का जन्म आता है और जो एज बता रही है उनकी दादी की, उसमें 40 साल का फर्क नहीं आ रहा, 40 साल से कम का फर्क आ रहा है। ऐसे कैसे संभव है जी? ये प्रश्न पूछा गया है, मेरे को जवाब ये देना पड़ रहा है कि मेरी वाइफ जो है उसका जन्म पहले कैसे हो गया? 40 साल का फर्क आना चाहिए, तो इसका जवाब कैसे मिलेगा? क्या वो जो दिवंगत आत्मा हो चुकी है उनकी दादी, उनसे पूछा जाए कि बताइए कि आपके पुत्र ने मेरे जो ये तो अननेसेसरी सवाल है। हाँ। ये पूछा गया है, मुझे जवाब देना पड़ा है। और जवाब मुझे क्या देना पड़ा? जवाब हमने देना पड़ा कि अपनी वो जो वाइफ है उसका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगाना पड़ा, एज का सर्टिफिकेट दिया, लेकिन इस बात का जवाब मेरे पास नहीं था कि क्या कारण रहे कि मेरी जो उनकी दादी की उम्र में और मेरी वाइफ है उनकी उम्र में 40 साल का कम का फर्क क्यों आ रहा है, ज्यादा क्यों नहीं आ रहा? ऐसे ऐसे प्रश्न रखे गए, क्या सोच के रखे गए? अब एक साधारण सा उदाहरण, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने 15 अगस्त में हमने 80वां अपना गणतंत्र दिवस मनाया, स्वतंत्रता दिवस मनाया। आप मान के चलिए यदि उत्तराखंड में कोई व्यक्ति 1947 में जन्म लिया है, आज उसकी उम्र 80 साल होगी, और मान लीजिए किसी कारणवश, क्योंकि प्रश्न उसको 2026 में पूछना पड़ रहा है, ना तो उसके आधार कार्ड है, आधार कार्ड उसने बनवा दिया था, आधार कार्ड में किसी वजह से नाम उसका गलत है, एसआईआर की प्रक्रिया में उसका नाम नहीं चढ़ने वाला, क्योंकि एसआईआर को वो मान नहीं रहे। एसआईआर जो 12 उन्होंने मांगे हैं, आपको एक रेजिडेंस प्रूफ देना है और एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है। यदि आप आधार को रेजिडेंस प्रूफ दे रहे हैं तो आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ मांगना है। अब उस लिस्ट में जो 12 उन्होंने मांगी चीजें, जरा गौर करिए, बात करिए, उसमें उन्होंने जो लिस्ट मांगी है उसमें से एक मांगा गया है कि आप किसी बैंक अकाउंट से अपना अगर निकल लेके आ जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। मेरा मानना है, सोचिए, कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने जनधन योजना लगाई थी, हर गरीब का अकाउंट होना चाहिए, और उसमें एक बात, आधार कार्ड लगाइए और आधार कार्ड से अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, बड़ी योजना चलाया, बहुत इन्होंने वोट प्राप्त करे। आधार कार्ड है और एक उस बैंक, बिल्कुल बिल्कुल 80 वर्ष उसकी उम्र हो चुकी है। कहीं ना कहीं अब वो व्यक्ति कहां जाने वाला है? कहां से लाएगा वो तीसरा प्रमाण पत्र? आधार को आपने ठीक है, उसका अकाउंट खुलवाया, ठीक है, उसमें नाम वही है, वो आप स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। और मेरा नाम, अगर वो व्यक्ति मेरे नाम का हुआ दीपक सिंह रावत, और मेरा आधार कार्ड में आपने दीपक लिखा हुआ है और अकाउंट में मेरा दीपक है, पर मैं तो हूं दीपक सिंह रावत, तो मैं तो संदिग्ध में आ गया ना, मैं तो वोट देने का अधिकारी नहीं हूं। और मेरी उम्र है 80 वर्ष। भारतीय जनता पार्टी 2026 में मुझे कहती है आप तो 80 वर्ष के हो गए हो, आप वोट डालने नहीं हो, क्योंकि आप तो हो ही नहीं, आपका नाम गलत है। इन जवाब बिल्कुल बिल्कुल कौन देगा इसका? क्या भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, देंगे? ठीक है, चुनाव आयोग देगा? ये कौन इस सवाल का भी जवाब लेंगे संजीव वर्मा जी से, और इसको अच्छे तरीके से राकेश मिश्रा जी बता पाएंगे एलैबोरेट करके। आऊंगी मैं आपके पास, राकेश मिश्रा जी जवाब ले लें। राकेश मिश्रा जी हमारे साथ पैनलिस्ट बने हुए हैं, उनसे सीधे रुख करते हैं और जवाब लेते हैं। राकेश मिश्रा जी, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, केवल आधार को निराधार किया गया है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि आधार को इस डॉक्यूमेंट्स में नहीं है प्रमाण के लिए, लेकिन अगर उसके साथ आप उसी आधार के साथ कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आधार को भी मान्य किया जाता है। ऐसी बात नहीं है। अगर आधार के साथ उसी नाम का पैन कार्ड भी दे देते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी दे देते हैं, उससे जुड़ा हुआ कोई भी चीज़, आपको 2 प्रूफ देने, एक ही नाम के 2 प्रूफ, तो शायद वो चुनाव आयोग मानता है ये कोई बड़ी विडंबना नहीं है। विडंबना ये है कि जैसे अभी सभी पैनलिस्टों ने एक बात कही कि 8,26,000 मतदाता कार्ड दिए गए, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें से जरा आप देखिएगा, 2003 से और 2026 के बीच में 1,26,000 लोग ऐसे हैं जो अब इस धरती पे नहीं हैं, उनके नाम हटे। लगभग 20% ऐसे लोग हैं जो भौतिक सत्यापन पर यहाँ नहीं।
जब भौतिक सत्यापन हुआ तो वो यहाँ पे नहीं है। दूसरे तीसरा जो सबसे बड़ा वर्ग है वो है 40% का। 40% वो मतदाता हैं जो दूसरे राज्यों में भी उनका नाम है और यहाँ की सूची में भी है। तो आप इसे कह सकते हैं कि एक ये प्रक्रिया है कि 8,26,000 वोट, ये मैं मानता हूं कि ये जायज लोग होंगे, मैं इन्हें जायज मानता हूं। लेकिन सबसे बड़ा जो बात अब खड़ी हुई, जैसे दीपक जी ने उठाया या अभिषेक जी ने उठाया, आपके तरफ से भी ये नाम आया कि वो जो 19 लाख मतदाता हैं जो अभी चिन्हीकृत किए गए हैं कि आपके नामों में दिक्कत है या आप दूसरे जगह पे मतदाता श्रेणी में भी आते हैं, हाँ, वो कहाँ के हैं? अब देखिए, बहुत जो आपने 8 लाख बताए वो कौन थे, फिर दोबारा रिपीट कर दीजिए। 8,26,000 वो मतदाता हैं जिनका आज तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उनका नाम यहाँ से काटा जा चुका है। आप देख लीजिएगा। यानी आपको बहुत गौर से सुन रहा हूँ जी, 8,26,000 मतदाता वो हैं जिसमें से 1,26,000 या 27,000 मतदाता वो हैं जिन्होंने जो अब इस धरती पे नहीं है, मतलब उनका प्रतिशत लगभग पूरे मतदाता सूची में 12 या 10% है, जो भी है। समय आई बात, 19 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके नामों में दिक्कत है, उनके एड्रेस में दिक्कत है या उन पर कोई ऑब्जेक्शन है कि वो दूसरे राज्य के भी हो सकते हैं, दूसरे राज्य की सूची में है। क्योंकि अब ये केंद्रीय सॉफ्टवेयर कर रहा है। अगर मेरा नाम उत्तर प्रदेश की सूची में है तो उत्तराखंड की सूची उसे पकड़ लेगी। पहले तो गांव-गांव की सूची नहीं पकड़ पाती थी, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर इस सूची का होता है, अब सूचना इसकी आ रही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सूचना इसका आदान प्रदान, और यहाँ ये भी अधिकार दिया गया है किसी भी मतदाता को, अगर इसके माध्यम से मतदाता भी सुन रहा है कि अगर उसका नाम या उसको चुनाव आयोग के द्वारा नोटिस दी गई है तो उसे केवल एक फॉर्म देना है, उस फॉर्म के बल पर कि मैं वहां की मतदाता सूची से अपना नाम हटाना चाहता हूं। और ये भारत सरकार ने, चुनाव आयोग ने राइट दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति 1 साल के भीतर अपने नामों का नामांतरण और अपनी विधानसभाएं परिवर्तित कर सकता है। अच्छा। अपने निवास स्थान के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि सबका नाम काटा जाएगा, सबके साथ समस्याएं आएंगी, लेकिन वो मतदाता जरूर काटे जाएंगे जो दूसरे राज्य में भी मतदाता सूची में है और उत्तराखंड में भी आकर सूची तैयार कर, सूची में नाम बढ़वा रहे हैं। हो सकता है कुछ जमीन लेने के लिए, कुछ व्यापार के लिए, कुछ लोग अपने निजी कार्यों के लिए, हो सकता है किसी के वोट बैंक के लिए आए हों। एक सेकंड आपको इंटरप्ट कर दूं। जी बिल्कुल। मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ, ठीक, न हम कभी बाहर गए, ठीक, आज जितनी उम्र हो गई है, ठीक है हमारा यहाँ पे नाम है जी। मैं मैंने कई बार चुनाव भी लड़ चुका हूँ। अभी भी दोबारा मांगा गया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रही है, हमने जमा किया, लेकिन मैं अब आप सुनिए अगर मैं आप नहीं, मैं उसी का जवाब जी। दे रहा हूँ। पहले आज से 25-30 साल पहले 26/11 की घटना से पहले मैं 2 बातें समझूंगा और आप इसको उससे सोचिएगा। जब देश शांति से चल रहा था उस समय शायद इतनी कोई जांच पड़ताल की जरूरत किसी को नहीं पड़ती थी। आप किसी मंदिर के बाहर सीसी कैमरे नहीं देखते थे। आज से मेरी उम्र 50 साल की हो गई है, तो आप भी मेरे ख्याल से 40 के आसपास के होंगे। 10 साल की उम्र में किसी मंदिर में गए होंगे, कहीं सीसीटीवी कैमरे और वो पकड़ने वाला और उसके अंदर घुसने वाला, ऐसी किसी सार्वजनिक जगह पे आपको मिलती थी क्या? नहीं, शायद वही एक कारण है कि अब देश में हर जगह छानबीन चल रही है। आप इसे प्योरिफिकेशन समझिए। ठीक है। ये आपका मत बिल्कुल सही हो सकता है ना? आपकी बात से आप इसे बिल्कुल इत्तेफाक प्योरिफिकेशन रखता हूं। समझ। लेकिन अब होता जब क्या से था? सीसीटीवी कैमरे हुए तब से सबसे ज्यादा चोरियां, माने लोगों ने, मैं चंदा चोरी की बात नहीं कर रहा हूं, हर चीज में आप देखो, नहीं मिश्रा जी, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं और भी आदमी हर चीज में कहीं ना कहीं। अब आप बोलोगे प्रूफ आ रहा है, आपके सीसीटीवी में प्रूफ आ गए, आपने वही डिलीट कर दिए, वही ओमिट कर दिए। 6 महीने, 2 महीने, 1 साल, क्या कर सकते हैं आप? वो देखो यार, इससे पहले तो ये था कि नहीं है तो नहीं है। मैं आप प्रोसेस पे जा रहे हैं, मैं उस बात को कह रहा हूं कि आखिर इतनी चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है।
हमें अपनी सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए जिस आधार पे पासपोर्ट बना दिया जाता है, जिस आधार के बेस पे पासपोर्ट बना के हम विदेश यात्राएं कर सकते हैं, उसी आधार को वेरीफाई कराने के लिए हमें पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, जन्म तिथि का, स्कूल सर्टिफिकेट, अपने नौकरी का डॉक्यूमेंट साथ में लगाना पड़ता है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में अब कीड़े मकोड़ों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, अब देश को उन शुद्ध नागरिकों की जरूरत है, उनके डाटाबेस की जरूरत है, जिससे हमारा देश लेकिन जो इस शुद्धता प्रक्रिया में को आओ। अवैध बताया जा रहा है उसका क्या? इनको जवाब नहीं मिल पा रहा है। उनको जवाब नहीं मिलेगा, वो इसलिए नहीं मिलेगा कि इनको लगता है इनका वोटर कट रहा है, उनको लगता है उनका वोटर कट रहा है, और दोनों लोग ये चाहते हैं कि उत्तराखंड से सारे मेरा तेरा का मतलब नहीं है। जो भारत का आम नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है, उसको अपना वोट करना चाहिए। ये नहीं कि जो बेल्जियम की एक महिला थी, आप उसका देखिएगा 25 सेकंड नाम आ गया था, पिछली 25 वोट कर देते पिछली उसने। लोकसभा ठीक का है, चुनाव, इस पर जवाब पिछली नहीं, लोकसभा का जवाब। चुनाव आप 79 लाख वोटर पे लड़े थे, तकरीबन 80 लाख वोटर पे लड़े ठीक है, थे। इस बार विधानसभा का चुनाव आप 70 लाख वोटर पर लड़ेंगे। ठीक है, तैयारी करिए ना। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं। संजीव वर्मा जी, जरा जवाब दीजिएगा, आखिरकार आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये जो नाम काटे जा रहे हैं, इनकी अब बहुत सारी दिक्कतें हैं, और आप कह रहे हैं कि अमेरिका तक एसआईआर की प्रक्रिया को सही माना जा रहा है। निशी जी देखिए, जो जायज मतदाता है उसको उसका जो मताधिकार है, उस ऐसे प्रत्येक मतदाता को वोट डालने का सरकार भी पूरा अधिकार देती है। चुनाव आयोग भी उनके लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है। बात रही एक व्यक्ति एक ही जगह तो वोट देगा ना। हाँ। एक व्यक्ति के अगर 6 अलग अलग स्थानों पर वोट है तो उसका केवल एक जगह वोट रखा जाएगा, वो भी उससे पूछा जाएगा कि आप कौन सी जगह अपना वोट करना चाहते हैं, और यदि वो कोई मतलब ट्रांसफरेबल जॉब है उसकी, तो उसे ऑप्शन लिया जा रहा है कि आप देहरादून में वोट करना चाहते हैं, दिल्ली में करना चाहते हैं, पौड़ी गढ़वाल में करना चाहते हैं। वो तीनों में से जिस भी स्थान का देगा तो उस वहाँ का रखा जाएगा, शेष 2 जगह का काट दिया जाएगा। जो व्यक्ति मृत हो चुके हैं, जो एब्सकॉन्डिंग है, जो मिसिंग है, या जो पूरी तरह से संदिग्ध हैं, ऐसे तमाम लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। एक मतदाता सूची का पूरी तरह से शुद्धिकरण हो रहा है। इसमें मैं सोचता हूँ न तो कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार की आपत्ति होनी चाहिए, न किसी और को कोई आपत्ति होनी चाहिए। और जब सिस्टम के अंदर एक पारदर्शिता का एक माहौल बन रहा है और सब कुछ एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट उसमें हो रहा है, और अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं उम्र में थोड़ा अंतर हो रहा है, तो उसके लिए चुनाव आयोग एक तरह से आपको बोल रहा है कि ये मिसमैच हो रहा है। तो ऐसे जिन भी लोग, तो ये भी आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग बिका हुआ है, और कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पर ये चुनाव आयोग काम कर रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से अब हैंडल करी जा रही है। निशी जी देखिए, ऐसा आरोप वो लोग लगाते हैं जिन्होंने अपने समय पे पूरे सिस्टम को एक तरह से अपनी हाईजैक करने का काम किया, जिन्होंने अपने सरकारों में ना तो चुनाव आयोग को कुछ समझा, जिन्होंने न्यायपालिका पे सवाल उठाए, जिन्होंने अपनी सरकारों के रहते हुए सेना के हाथ बांधने का काम किया, और वही लोग हैं जो आज पैलेट गन के ऊपर राजनीति करते हुए हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के को हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। निशी जी अरे क्यों ना जाए, मैं तो बिल्कुल जाऊंगा। निशी जी पैलेट गन का जब छर्रा छोड़ा जाता है, पैलेट गन का जब छर्रा लगता है तो वो इतनी तेजी से स्प्रेड होता है, उसकी एक बार एक पैलेट गन के उसमें कम से कम 20-25 लोग उसकी जद में आते हैं। तो आ रखे हैं 25 लोग उसकी जद में, 25 जद में आते हैं, और एक आदमी केवल और केवल उसका वो मुख दर्शन केवल
केवल एक आदमी आया, बाकी एंट्री है पैलेट गन की, बाकी उसमें एंट्री है पैलेट गन की। अरे झूठा आपको- तुम्हारा ठीक है, राहुल, नहीं, झूठी आप तुम्हारी एक चीज सरकार, बताओ, एम्स, झूठा तुम्हारा आपका राहुल, एम्स का झूठी तुम्हारी सर्टिफिकेट, सरकार। जितने भी आधा 4 मेडिकल आधा सच आधा झूठ, आधा सच आधा झूठ नहीं चलेगा। सारे झूठे ठीक है, हो ठीक गए। है, ठीक तुम है। तो अराजकतावादी, अराजकतावादी हो, जो सोरेस के पिट्ठू हो, दिल्ली में जो FIR क्यों सोरेस हुई? का पिट्ठू है, लेकिन जो संजीव जी, सोरेस का फिर आप पिट्ठू है पैलेट गन राहुल पे गांधी, पहुंचेंगे तो ये शर्म बड़ी नहीं बात हो आती, जाएगी, झूठ बड़ी बोलता बहस है, छिड़ जाएगी। झूठ बोलता है रहने राहुल दीजिए, गांधी, अभी रहने दीजिए, झूठ अभी रहने बोलता है दीजिए। राहुल गांधी। इस मुद्दे पर मत आइए, अभी रहने दीजिए। पैलेट गन वाले मुद्दे पे आएंगे, छात्र आंदोलन तक पहुंचेंगे तो फिर बहुत बड़ी बात बिल्कुल है आइए ना, इसकी। बिल्कुल नहीं, अभी हम SIR के आप मुद्दे बिल्कुल पर आइए ना। करेंगे चर्चा। 100 आप अगर SIR से सीधे जंतर मंतर पर जाएंगे तो आप देखिए निशी फंसेंगे जी जरूर। 118 अभी रहने दीजिए, निशी जी अभी रहने दीजिए, 118 आपके पुलिस साथ वालों बहुत के चर्चाएं ऊपर कर ली हैं, बहुत सारी 118 चर्चाएं हो पुलिस चुकी हैं। वाले भी ठीक है, घायल एक हुए, जवाब ले लेती हूँ। उनके अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बोलने इससे वाला पहले कोई SIR क्यों की नहीं प्रक्रिया आया? हुई। क्यों कांग्रेस नहीं के राहुल टाइम पर गांधी भी के SIR पेट की में दर्द प्रक्रिया हो रहा हुई है? थी। क्यों लेकिन नहीं अभी तक राहुल जो गांधी सरकार उनके BJP प्रति की भी NDA की सरकार है, संवेदनशीलता उनके समय कहाँ पर गई SIR उसकी? हो रहा है तो इसको पारदर्शी नहीं होने जैसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? निशी जी, ऐसा आपके कुछ समय पे हुई नहीं, तब तो ऐसा कुछ नहीं आरोप लगा। ऐसा मैं आपको अभी बता रहा हूं। आप ये देखिए, SIR प्रक्रिया हो या कोई भी प्रक्रिया है, ये तो एक निर्वाचन की प्रक्रिया है। SIR प्रक्रिया कोई भी प्रक्रिया है, सरकार अगर कुछ भी चीज उसमें कोई कमी या कुछ भी चीज बात गड़बड़ी सामने आती है तो आप ये बताइए कि मुझे जवाब माने आदमी अपनी बात किसको बोलेगा? अगर माना मेरे द्वारा या मेरे लिए कुछ गड़बड़ी हो गई है, मैं किसके पास अपनी शिकायत करूंगा? चुनाव आयोग या सरकार के पास? तो हम जब हमारे सामने कुछ गड़बड़ियां आई हैं जो ऑन द कैमरा है, ऑन द रिकॉर्ड है, सब कुछ है, जब हमारे सामने गड़बड़ियां आई हैं, मैं अभी पश्चिम बंगाल बिहार पे नहीं जा रहा हूं, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ पे जितनी गड़बड़ियां आई हैं सामने पे, तो हमारे यहाँ पे जिले वाइज और प्रदेश में हमारे यहाँ पे प्रभारी हैं शैलजा जी, प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, वो चुनाव आयोग पे गए। उन्होंने बोला कि हमारी ऐसा थोड़ी नहीं कि हो सकता है, क्या पता हमें कोई भ्रम हो। आप हमारा भ्रम दूर कीजिए ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें कोई विस्मृति हो गई है या हमें पता नहीं चल रहा है तो आप हमारा निश्चित ये झूठे नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं और वो और कुमारी शैलजा की, वही कुमारी शैलजा जिसने अपना हरियाणा प्रदेश में रिवोल्ट कर रखा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसी की बात कर रहे हैं आप। एक चीज जो संविधान की बात करते हैं और संविधान का हनन करने का काम करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। अरे भ्रष्टाचार की जननी, भ्रष्टाचार की जननी, घोटालों के जन्मदाता ईवीएम जी फिर SIR जी आखिरकार क्या इन पर ठीकरा फोड़ते हुए, इन पर आरोप लगाकर, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाकर क्या आप चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं? निशी जी, अब मैं रिवर्स आता हूं। आपने पहले चुनाव आयोग बोला ना, क्यों अभय दान दिया गया है चुनाव आयोग को? क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं, नहीं एक चीज बताइए, SIR तब भी नहीं हुई, तब आपने ईवीएम का नाम लिया। निशी जी, फिर जहां आपकी सरकार बन जाती है वहां ईवीएम ठीक होता है, जहां आपकी सरकार नहीं आती तब आप बोलते हैं कि यहाँ वोट चोरी हुई है। मैं आपको निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूँ। भारत के ये आप निर्वाचन बिलीव नहीं आयोग कर को पा रहे हैं कि किसी आपको भी- वोट नहीं मिला है? आपको कंप्लेंट से दूर क्यों रखा गया है? अरे उसके ऊपर कोई मेरे भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है? कर्नाटक अगर सरकार निर्वाचन से आयोग त्याग कोई पत्र गलती क्यों करता नहीं है, दिलवा भारत का देते? प्रधानमंत्री अगर कोई गलती करता है, उसके खिलाफ हिमाचल FIR हो सकती है। सरकार से लेकिन त्याग निर्वाचन पत्र क्यों आयोग नहीं के दिलवा खिलाफ देते? FIR नहीं हो सकती है। तेलंगाना सरकार ऐसा से क्यों? त्याग पत्र क्यों नहीं आप दिला ठीक देते? है, ठीक है, कोर्ट का रुख करेंगे, कोर्ट का रुख किया जा सकता है इसको लेकर। भाई वो ईवीएम से तो जीते हैं, ठीक है, EVM देखिए से तो सुप्रीम जीते कोर्ट हैं। ने इस प्रक्रिया को मान्य माना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस SIR प्रक्रिया को मान्य माना है। अब आपको कोई दिक्कत है, आपत्ति है, सरकार के खिलाफ कोई सबूत है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, आपको मना किसने किया है? आप जाइए ना। देखिए जब आपकी सरकार नहीं सुन रही है और आपको लग रहा है कोई धांधली चल रही है, आपके पास पुख्ता सबूत है, प्रूफ्स है, तो आप सीधे कोर्ट का रुख करें ना, चैलेंज कीजिए, आप वहां चैलेंज कीजिए। SIR की बात कर रहा हूं मैं। देखिए यहाँ अगर जस्टिफाई नहीं हो पा रही है आपकी चीजें तो आप सीधे कोर्ट का ही रुख करेंगे ना, आपके पास सेकंड ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना। हाँ। एक हम जिला निर्वाचन पे गए, हाँ। जिलाधिकारी पे गए,
राज्य निर्वाचन आयोग पे गए और राज्य निर्वाचन आयोग को हमने लिख के दिया है, अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया, हमारे निस्तारण नहीं हुआ, तो हम कोर्ट भी जाएंगे। जा रहे मैम, कोर्ट भी जा रहे हैं। ठीक है दीपक रावत करेंगे हम। ठीक है दीपक रावत। निशित जी, पूरी चर्चा में एक चीज का ध्यान हम शायद नहीं कर पाए। 80 लाख मतदाता थे पिछली बार और 8.5 लाख नाम कट गए। 10% से ज्यादा, क्या यह मान के चल रहे हैं कि 10% से ज्यादा लोग अवैध रूपों के नाम चढ़े हुए थे चुनाव आयोग की लिस्ट में? 10%। क्या इतने लोगों का पलायन हो चुका है? क्या इतने लोग स्वर्गवास हो चुके हैं? जो आंकड़ा प्रस्तुत आ रहा है 10%। और इसका सबसे बड़ी बड़ा और 19 लाख लोगों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। और मतलब 8 लाख 26 हजार के तो आपने नाम काट दिए हैं और 19 लाख पे तलवार लटकी हुई है। मतलब डर का तलवार आपने, ये कौन सा लोकतंत्र की बात कर रहे हैं हम? जहां 4 महीने बाद इस प्रदेश में इलेक्शन हो, वहां आपने 8.5 लाखों के नाम काट दिए। मैं उस प्रक्रिया में नहीं जा रहा हूं, क्या कारण है। और 19 लाख लोगों पे तलवार अभी लटकी हुई है, जिनके नाम का कलेक्शन है, विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे गए, संदिग्ध हैं। मतलब आप मतदाताओं को डराकर आगामी आने वाले 2027 के 24 प्रदेश में कराना चाह रहे हैं। इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, कोई इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहा? 8.5 लाख नाम कटने बहुत बड़ी बात है। क्या इतने सारे लोगों का पलायन हो चुका है इस प्रदेश से? ये स्वर्गवास हो चुका है? क्या कौन सी कैटेगरी है? और यदि 8.5 लाख को मैं मान भी जाऊं तो 19 लाख लोगों के ऊपर तलवार तो आपने आज भी टांग रखी है। वो 19 लाख मानते हैं क्या होता है? कितने लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या है लोकतंत्र की, और विशेष रूप से एक छोटे राज्य में। और 19 लाख की प्रक्रिया, कितने लोग उनमें से ऐसे एक भी यदि कोई जेन्युइन आदमी अगर वोट देने से वंचित रह गया, तो इतनी बड़ी व्यवस्था का लोकतंत्र का हमारा क्या फायदा? ठीक है, आप मुझे बताइए ना। ठीक है, आपकी इतनी प्रक्रिया होने के बाद, इतनी जांच होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति वंचित रह जाता है वोट डालने से, और वो बिल्कुल जेन्युइन है, सही है अपनी जगह, तो इस पूरी प्रक्रिया का प्रश्न चिन्ह क्यों ना उठाए विपक्ष? 19 लाख लोगों पे तलवार लटका रखी है भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में एसआईआर प्रक्रिया के तहत, और आगामी 4 महीने बाद इस प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। कहीं मैं मान के चल रहा हूं कि 19 के 19 लाख अब क्लियर होने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पर यहां पर बोल दे, उनकी सरकार कल दे दे कि 19 लाख लोग जो उन्होंने लिस्ट में डाले हुए हैं पेंडिंग में, उनको क्लियर करने वाले हैं। उनको चुनाव को 2027 में मौका देने वाले हैं। और यदि उनको अभी भी उनको क्लेरिफिकेशन देना है, तो निश्चित रूप से यह मैनिपुलेशन किया जा रहा है चुनाव को 2027 में। ऐसा विपक्ष क्यों ना माने? देखो, दीपक रावत की बात को मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ाता हूँ। जो 19 लाख मतदाता अभी तक जिन पे तलवारें लटकी हुई हैं, 13 अगस्त तक जो चुनाव आयोग का आंकड़ा आया है, उसमें 2,83,000 लोगों की केवल आपत्तियां प्राप्त हुई। यानी कि अगर 3 लाख मतदाता मोटा मोटी मान लो 16 लाख लोग अभी अपनी आपत्तियां ही नहीं दर्ज करा पा, मतलब उसका जवाब ही नहीं दे पाए, नहीं कर पाए। अगर वो जवाब नहीं दे पाए हैं तो गए हो, तो क्या वो अगली सूची में इसके लिए सरकार कोई आगे व्यवस्था करे? मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहे ना, मुख्यमंत्री साहब कहे 4 महीने बाद अधिसूचना जारी होने वाली है। क्या हम 6 महीने में एक साथ इलेक्शन में जा रहे हैं? माननीय कोर्ट आपने तो उन पे तलवार टटका दी। 27 लाख लोग, और आप कह रहे हैं हमारी प्रक्रिया सही है, तो कोई अगली बार डाल दीजिए। ये कौन सी व्यवस्था हो गई भाई? जो आंकड़ा हम लोगों को मीडिया के थ्रू या आधिकारिक रूप से जो आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो मुझे प्राप्त हुआ है कि 2,83,000 लोगों ने अपनी आपत्तियां 13 अगस्त तक सबमिट की हैं। बिल्कुल, अंतिम दिन वो था आपत्ति जमा करने का दिन था। 1,28,000 मतदाताओं ने नए वोटर के लिए पंजीकृत किया है प्रदेश में। 1,28,000 मिश्रा जी, पर 16 लाख लोगों का 8,26,000 के कटने के बाद 1,28,000 लोग नए मतदाता जुड़े। मैं 16 लाख की बात कर रहा हूँ, है ना? क्या उनको तो मौका नहीं मिलने वाला? अब अगर ये पूरे सिनेरियो को देख लिया जाए तो ये तकरीबन संख्या 25 लाख के आसपास निकलती है। अब सबसे बड़ा तर्क ये है कि वो जिले कौन से हैं? बिल्कुल, ये पहचानने वाली बात है। वो जिले कौन से हैं कि जहां से इतनी गहरी सघन जांच के बावजूद भी, बिल्कुल, सुनिए, वो जिले कौन से? तो वो जिले हैं देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। बिल्कुल, अल्मोड़ा भी है। और तीसरे नंबर पे है अल्मोड़ा। तो ये ज्यादातर लोगों का निवास भी उत्तराखंड में इन्हीं जिलों में है। ये भी आप कह सकते हो। भारत उत्तराखंड की अगर पूरी जनसंख्या कैलकुलेट की जाए तो इन 3 जिलों की जो जनसंख्या है,
निर्वाचन का काम ये है ना, इन 3 जोड़ना जिलों की है, जो तोड़ना जनसंख्या नहीं। है वो पूरे राज्य की 2/3 जनसंख्या है। और जो पहाड़ अंचल में रहने वाले लोग हैं वो पूरे राज्य की जनसंख्या का 1/3 है। आप समझ रहे हैं ना? तो निश्चित रूप से इन जिलों में बाहरी राज्यों के लोग भी आए होंगे, दूसरे राज्यों के लोग भी आए होंगे, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ रहते होंगे लेकिन उनका मतदान या उनके 2 जगह नाम होंगे, पहाड़ में भी होगा और यहाँ भी होगा। बहुत से लोग यहाँ निवास कर रहे तो उन्होंने कहा होगा आप कौन चढ़े वोट डालने के लिए पहाड़, यहीं कर लेते हैं मतदान। तो ऐसे भी लोग होंगे। तो ऐसे मतदाताओं की संख्या इस प्रदेश में ज्यादा है। ठीक है, फाइनल कमेंट लेते हैं। छोटा राज्य था, हाँ। छोटा राज्य था, इसलिए ऐसे मतदाताओं की संख्या ज्यादा है जो दोहरे वोट डालते थे। ठीक है, तो इस शक को भी नहीं माइनस किया जा सकता। हाँ, तो कहीं ना कहीं राकेश जी calculation- आपकी बात को स्वीकार भी कर लिया जाए। 25 लाख छोटे से राज्य में 80 लाख में आपने 8.5 लाख हटा दिए और 19 लाख आपने अभी पेंडिंग में रखे हुए। इतने छोटे राज्य में इतने सारे लोगों को प्रश्न चिन्ह करना, और आगामी 3-4 महीने बाद हम चुनाव में जाने वाले हैं। चलिए, हाँ, आप देखिए ये समय था ही नहीं इन चीजों का प्रदेश में। अभिषेक जी 10 सेकंड 10। हाँ, निशी जी, निर्वाचन आयोग जिनकी भूमिका लगभग संदिग्ध रही है और संदिग्ध है, हमेशा प्रश्न चिन्ह उठते रहेंगे। ईवीएम का आप बता रहे हैं, ईवीएम हमेशा प्रश्न चिन्ह में है, क्योंकि जब हम 10 सेकंड है, हाँ। कुछ कोई भी हो। और तीसरी ये एसआईआर आप देख रहे होंगे। देखो अभिषेक भाई एक चीज बताएं, 2004 से लेके 2014 ठीक है, 10 साल ठीक है, आप माफी सत्ता में चाहूंगी, रहे, इंटरप्ट उसी कर रही हूँ, ADM के लेकिन बल समय पे। की कमी को बल देखते का हुए वैसा शायद नहीं भाई होता एक है। हम आप आपसे देश समाप्त के करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री रहे। तो देखिए एसआईआर पर कौन सही है कौन गलत है, ये आपने पूरे डिबेट के जरिए समझ ही लिया होगा कि आखिरकार ये प्रक्रिया किस दिशा में चल रही है। लेकिन आखिरकार ये प्रक्रिया आप वाकई में सही दिशा में चल रही है, ये अपने आप में एक सवाल बन चुका है। लेकिन जिन मतदाताओं के नाम इस सूची से हटाए गए हैं, उन्हें नोटिस भेजा गया है, उसको लेकर आगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी और इस पर सरकार क्या कुछ एक्शन लेने वाली है, उनके लिए क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएंगी, इस पर हमारा ध्यान रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार। भाजपा का घोषणा